सबसे पहले घबराना नहीं। ऑपोजिशन ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ करारदाद 8 मार्च को जमा कराई। ऑपोजिशन ने ऐवान में महाज लगाया तो पीटीआई में तकसीम नुमाया हो गई। कई अरकान ने पार्टी के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। जो एक एलीट क्लब एक बन चुका है ना पीटीआई के अंदर, वो किसी को पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार ही नहीं है। हर फ्रंट पे देख लेना जी, मैं क्या पूरी कौम मजबूत होगी। किससे शिकायत नहीं है, क्या शिकवा करें, क्या गिला करें। हमने अब वोट जो है वो अपने ज़मीर के तहत देना है। जो मेरी आवाम का ख्याल करते हैं मैं उसके साथ हूँ। 28 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पेश करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन इजलास बुलाने में टाल मटोल की जाती रही। दीवान की कार्रवाई बरोज जुमेरात 31 मार्च 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। 27 मार्च को इत्तेहादी शाहजैन बुगटी ने रास्ते जुदा करके तहरीक इंसाफ को धचका पहुंचाया। बड़ी गवर्नमेंट की कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं। सिर्फ 2 रोज बाद MQM ने साथ छोड़कर वजीर आजम को अक्सरियत से महरूम कर दिया। इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे। 1 अप्रैल को भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, लेकिन ऑपोजिशन के शोर शराबे को जवाब बनाकर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई। सबसे पहले घबराना नहीं। 3 अप्रैल को वोटिंग होनी थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक को बैरूनी साजिश करार देते हुए आर्टिकल 5 के तहत इसे मुस्तरद करने की रूलिंग दे दी। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। जिसके बाद वजीर आजम की एडवाइस पर सदर ने असेंबली तहलील कर दी। अदालत ने मामले पर अज़खुद नोटिस लेकर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कल अदम करार देकर अदम एतमाद पर 9 अप्रैल को वोटिंग का हुक्म दिया था। The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. Go Imran, go! वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी। जो मर्जी आप करें, आप ये अवाम के समुंदर को आप नहीं रोक सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, 2022 की आखिरी घड़ियां हैं। कुछ घंटों बाद ये साल हमारे लिए महज एक याद बनकर रह जाएगा। सियासी एतबार से देखा जाए तो ये साल इंतहाई गहमा गहमी और हलचल का साल था। इस साल को वतन अजीज में एहतजाजी सियासत का साल कहा जा सकता है, जिसमें मेरे कप्तान ने ना खुद सुकून का सांस लिया, ना किसी और को चैन से रहने दिया। जब 2022 शुरू हुआ तो इक़्तिदार की कुर्सी पर मेरे कप्तान विराजमान थे। दूर दूर तक कोई ऐसी निशानी तक न थी कि चंद माह बाद मेरे कप्तान इक़्तिदार से महरूम होकर सियासी तहरीक चला रहे होंगे। लेकिन फिर मौसम मेहरबान न रहे और उनके इक़्तिदार का सूरज डूबना शुरू हो गया। एक पेज के मज़े ख़त्म हुए और काली घटाओं ने चमकदार धूप को नज़रों से ओझल कर दिया। 10 अप्रैल को मेरे कप्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। मेरे छोटे कायद इन हुए और मेरे कप्तान आउट हो गए। उस दिन के बाद से अब तक मेरे कप्तान चैन से नहीं बैठे। जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्च और तकरीरों का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। इक़्तिदार से महरूमी के बाद मेरे कप्तान ने अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया और पूरा साल अपने खिलाड़ियों को एहतजाज में लगाए रखा। लेकिन ऐसी मुश्किल सूरत हाल में भी मेरे कप्तान ने अपनी रवायत को नहीं छोड़ा। मेरे कप्तान ने खुद बयानिया बनाया और फिर हस्बे मामूल यू टर्न लेकर उसी बयानिए को अपने हाथों से दफना दिया। आजकल वो अपनी हुकूमत खत्म होने का जिम्मेदार अमेरिका को नहीं बल्कि जनरल रिटायर्ड बाजवा को करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत है जो महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करती हुई इक़्तिदार में आई, लेकिन अवाम को रिलीफ देने में कामयाब नजर नहीं आती। महंगाई का जो तूफान मेरे कप्तान के दौर में था वही मेरे छोटे कायद के दौर में भी है। नाज़रीन, 2022 में ही मुल्क को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। चारों सूबों के 100 जायद अजला इस सैलाब से मुतासिर हुए। अरबों रुपए की फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और हजारों मकान सैलाब के मुंह जोर रेले की नजर हो गए। आलमी इमदाद भी आई और पाकिस्तानी कौम ने अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की दिल खोल कर मदद भी की, लेकिन नुकसानात इतने ज्यादा थे कि अभी तक उनका मदावा नहीं हो सका और लाखों लोग आज भी बेघर हैं। इन लोगों की मुकम्मल बहाली हुकूमत और कौम दोनों पर कर्ज है।
खेलों के हवाले से बात की जाए तो 2022 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। ये कारकर्दगी बुरी तो नहीं, लेकिन दूसरी तरफ 63 बरस बाद पाकिस्तान को अपनी ही सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। यूं रमीज राजा को क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप से हाथ धोना पड़े। हुकूमत ने नजम सेठी को क्रिकेट बोर्ड की सरबराही से नवाज दिया। आर्ट एंड कल्चर के हवाले से देखा जाए तो 2022 एक रूटीन का साल रहा, जिसमें एक मुतनाज़ा फिल्म जॉयलैंड के अलावा कोई ऐसा काम नजर नहीं आता जिसे मुख्तलिफ कहा जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि सियासी तब्दीलियों, हलचल और तंदो तेज बयानात के इस माहौल में मुल्क के दानिश्वर और मुख्तलिफ शोबों की मुमताज़ शख्सियात क्या सोचती हैं। हम इन मुमताज़ शख्सियात से 2022 के बारे में उनकी राय पूछेंगे कि उनके ख्याल में ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहा। इस साल के हवाले से कौन सी शीरी और तल्ख यादें वाबस्ता हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की टीवी जर्नलिज्म में नए रुझानात मुतारिफ कराने वाले सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सैयद तलत हुसैन साहब, मुल्क के मकबूल तरीन कॉलम निगार और सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब, अपनी बेबाक सहाफत और दबंग राय के लिए मशहूर सीनियर एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद साहब, अपनी दो टोक राय का इजहार करने के लिए मारूफ सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब, मुल्की मीडिया के ट्रेंड सेटर्स एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहबा, मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर कॉलम निगार एंकर पर्सन और तज्जियाकार ओरिया मकबूल जान साहब, खेलों की सहाफत का मोतबर तरीन नाम मिर्जा इकबाल बेग साहब, और हमारे साथ हैं मुल्क के मारूफ एंटरटेनर मुर्तज़ा चौधरी साहब। इन तमाम मेहमानों से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल तलत साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तलत साहब 2022 को अगर आप एक बर्ड आई व्यू के तौर पर देखें तो सियासी तौर पर बहुत सी चीज़ें हुई हैं इस साल के अंदर। किस तरह देखते हैं आप साल 2022 को? देखें, धमाका खेज साल था। इमरान खान साहब का जो तजर्बा है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। उसके बाद इमरान खान साहब की नई उठान सामने आई, फिर एक नई हुकूमत बनी जो कि उनकी पार्टी अपनी कहती है हमें नहीं बनानी चाहिए थी। तो सियासी तौर पर तो माहौल बहुत गर्म रहा। सहाफ़ियाना ज़ाविये से देखें तो बहुत कुछ कवर करने को मिला हमें, और उसके ऊपर तबसरे भी हमने किए और रिपोर्टिंग भी की। लेकिन अगर अब मुल्क के ज़ाविये से देखें तो ये इंस्टेबिलिटी का साल ही कहलाएगा। अच्छा, इंस्टेबिलिटी का साल, इंटरेस्टिंग वर्ड फॉर 2022। जावेद चौधरी साहब, ऑब्वियसली 2022 में अगर इमरान खान साहब के बारे में जिक्र ना किया जाए तो मेरे ख्याल में वैसी ये डिस्कशन अधूरी होती है, बट आप ओवरऑल किस तरह देख रहे हैं 2022 को? पाकिस्तान की तारीख में बेशुमार साल गुजरे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सियासी बहरान थे, लेकिन अगर हम 2022 को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि 75 साल में जो पाकिस्तान ने सियासी बहरान देखे, 2022 में वो सारे एक जगह पे जमा हो गए। आप इकॉनमी को देख लें, पाकिस्तान डिक्लाइन कर रहा है। आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन को देख रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसा लगता है जैसे दंगल हो रहा है। और अगर आप आईनी और कानूनी मामलात में देख लें तो ऐसा लगता है कि अदालतें मुअत्तल हो रही हैं। तो ये 2022 हर लिहाज से पाकिस्तान में तारीखी था, लेकिन बदकिस्मती से बहुत अच्छा साल नहीं गुजरा। और अब ये अगर बहरान अगर 2022 से ज़ाहिर आगे जा रहा है तो कोई तवक्को नहीं है कि 2023 में इन चीज़ों को समेटा जा सकेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो सियासी गलतियां होती हैं वो इतने ज़्यादा बच्चे दे देती हैं कि उन सबको निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 2022 बेसिकली एक सिलसिला है जो हमें 2023 में जाता हुआ भी नज़र आ रहा है, और 2024 और 2025 में भी हमें इसका गंद, इसकी गलतियां बच्चे देती हुई नज़र आ रही हैं। तो 2022 को हम बहुत आइडियल साल नहीं कह सकते, ना पार्लिमानी लिहाज से, ना सियासी लिहाज से, ना माशी लिहाज से, और ना ही माशरती लिहाज से। एक समराइज़ अगर किया जाए, चौधरी साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि कोई ज़्यादा अच्छा साल नहीं रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि 75 साल में जितने बहरान आए हैं वो सारे के सारे एक ही साल में जो है वो फेस करने को पड़े, और जारी बात है इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आने वाले सालों में भी महसूस किए जा सकते हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपकी क्या राय है सर, ये पिछले 365 दिन कैसे गुजरे पाकिस्तान के लिए? 2022 मेरे ख्याल में एक तो पिछले सालों में जो ब्लंडर्स हुए थे तो उसके नताइज 2022 में सामने आ गए। वो माली लिहाज से थे तो उसका भी एक मंतिकी नतीजे सामने आ गया, और फिर सियासत में जो इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की सूरत में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और उसका तजुर्बा किया था, तो उसका भी मंतिकी नतीजा और नुकसान सामने आ गया। और एक लिहाज से ये भी हुआ कि जो सियासत में गैर मामूली मुदाखलत इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खानी प्रोजेक्ट, वो उसको रिवर्स करने का या उस अमल से ताइब होने का आगाज़ भी 2022 में हुआ। लेकिन मेरे ख़्याल में उसमें भी
तरीक़ा ऐसा इख्तियार हुआ कि जिसकी वजह से मुल्क मज़ीद पोलराइजेशन की तरफ चला गया। तो एक पॉजिटिव बात ये हुई कि जो गलती इस्टेब्लिशमेंट पिछले कई सालों से कर रही थी उनको अपनी उस गलती का एहसास हो गया। लेकिन नेगेटिव चीज़ें ये रही कि पिछले सालों में मईशत के साथ जो खिलवाड़ हुआ था तो उसका मंतिकी और बुरा नतीजा इस दौरान सामने आया। इसी तरह सियासत और अदालत और सहाफ़त में इमरान ख़ान की खातिर जो मुदाखलत हुई थी तो उसके मंतिकी और बुरे नताइज भी इस साल के दौरान सामने आए। तो बेसिकली साफ़ी साहब, इसको अगर समराइज़ किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि पिछले कई सालों से जो एक सेम पेज बना हुआ था वो सेम पेज 2022 में आके फट गया, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि हमारा माशरा जो है वो मज़ीद पोलराइज हो गया है। इफ्तिखार अहमद साहब, आपका माजी जो है वो काफ़ी तवील है, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को कवर करते हुए आपने कई हुकूमतों को देखा। 2022 जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत की तब्दीली का साल जो है वो कंसिडर किया जाता है। ओवरऑल किस तरह देख रहे हैं आप 2022 को? मेरे नज़दीक 2022 में एक ऐसा फ़ैसला हुआ जिससे मैं बड़ा खुश हुआ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को फ़ैसला करना पड़ा कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बका के लिए उनका भी कोई रोल है। जिस रात सारी कौम जाग रही थी उस रात सुप्रीम कोर्ट भी जाग रही थी, और सुप्रीम कोर्ट का जागना, कौम का जागना और पार्लियामेंट के लोगों का जागना एक नई चीज़ थी, एक खूबसूरत चीज़ थी। पहली दफ़ा पाकिस्तान में पार्लियामेंट के अंदर फ़ैसला इस तरीके से हुआ जिसमें पूरी कौम की दिलचस्पी थी, और फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद हुआ, और वो नज़रिया ज़रूरत उस वक़्त उस दिन के लिए दफन हो गया। मुझे खुशी हुई। सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी पे आप काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं, और इंटरेस्टिंग जो कमेंट था वो ये था कि रात के वक्त जब पूरी कौम जाग रही थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी जाग रहा था। आसमा शिराजी साहिबा, आपने ख़ास तौर पे 2022 के अंदर ही अपनी किताब को आपने रिलीज़ किया। आपकी किताब जो है वो बड़े घर की कहानी, जिसमें एक्चुअली पिछले 3-4 साल के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत से रिलेटेड और जो भी उस वक्त करंट अफेयर्स के हवाले से जो कुछ लिखा आपने, उसका मजमुआ जो है वो आपने उस किताब के अंदर किया। लेकिन अगर मैं जानता हूं टाइम तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी 2022 को आपने किस नज़र से देखा? देखिए, मुल्की हालात के हवाले से 2022 पॉलिटिकली एक तब्दीली का साल साबित हुआ, और एक जो इमरान खान साहब के 3.5 साल या 3.25-4 साल का जो अरसा था, जिसमें कि एक बहुत, जिसे कहना चाहिए, अवाम कोश और उसके साथ साथ एक मीडिया कोश और जमहूरियत कोश और बहुत सारी जो ऐसी मतलब एक तरह से उनकी अप्रोच थी उसको शिकस्त हुई। और उसके साथ साथ पीडीएम जो कि पहले दिन से कह रही थी कि ये असम्बलियाँ जो हैं वो नहीं चलनी चाहिए, वो असम्बलियों में वापस आ गए। तो एक तरह से कैलेंडर उल्टा हो गया, यानी जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थी वो उसको पीडीएम ने पीछे करके वो आगे आ गए, और जब पीडीएम आगे आई है तो वही काम जो कि तहरीक इंसाफ कर रही थी, ऑलमोस्ट उसी तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो तहरीक पीडीएम के पास आ गई। तो ये एक तब्दीली का साल जो है वो रहा है, सियासी तब्दीली का, सियासी हिजान का, लम्हा बलम्हा बनती हुई सूरत हाल का, सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, आइनी एतबार से, और फिर जिस तरह से अदम एतमाद, और ये पूरा तो एक सियासी हिजान से भरपूर साल जो है, और मुआशी एतबार से ज़ाहिर है कि बहुत, जिसे कहना चाहिए, बहुत ख़राब साल जो है वो हमने देखा है गुज़िश्ता साल और 2022, और उम्मीद की जा सकती है कि अगला साल ऐसा नहीं होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आसमा साहिबा, औरिया मकबूल जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। औरिया साहब, जारी बात है तब्दीली का साल, ये आसमा शिराजी साहिबा ने बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2018 से पहले एक ट्वीट आई थी एक इदारे के जानिब से जिसमें कहा गया था कि 2018 जो है वो तब्दीली का साल होगा, लेकिन आसमा साहिबा समझती है कि 2022 जो है वो तब्दीली का साल जो रहा है। आप किस तरह देख रहे हैं 2022 को? मेरे ख़्याल में 75 सालों के अंदर ये सबसे मुख्तलिफ और सबसे तकलीफ़देह साल गुज़रा है। इस साल के अंदर जितनी तब्दीलियां आई हैं इससे पहले कभी नहीं आई थी। बल्कि अगर आप ये कहें कि 10 अप्रैल 2022 से पहले का पाकिस्तान और 10/2022 के बाद का पाकिस्तान दोनों एक मुख्तलिफ हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा।
10 अप्रैल 2022 के बाद अवाम जो थे वो 75 साल की एक ख़ास दबी हुई नफ़रत को लेकर बाहर निकले थे, और उसके बाद जो हालात बने हैं वो किसी से संभले नहीं। ना माशी हालात संभले हैं, ना सियासी हालात संभले हैं, और बाकी मामलात तो खैर उसके ताबे होते हैं, वो मामलात कैसे संभल सकते थे। सबसे अहम तरीन बात यह है कि कोई माने या ना माने, खैर बेशक आप तुरबत के किसी बाज़ार में खड़े हो जाएं, या आप पसनी में चले जाएं, या आप पुन्नू आकल में चले जाएं, या आप मियाँ चन्नू में चले जाएं, या उसके बाद आप कहीं कोहाट के किसी बाज़ार में चले जाएं, और आप एक आम आदमी से सवाल करें कि जो 11 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं ये क्या खुद से हो गई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, और इमरान खान इस हद तक जालिम और जाबर था कि इनको इकट्ठा होना पड़ा, या इनको किसी ने इकट्ठा किया था, तो पहले तो आपको साफ जवाब कहेगा कि इनको इकट्ठा किया गया। और अगर आप नाम पूछेंगे तो उसको नाम भी बता देगा कि इनको किसने इकट्ठा किया है, जबकि आप वो नाम नहीं ले सकेंगे। आम आदमी बाज़ार पे, सड़क पे, गलियों पे वो नाम लेता है। और दूसरी बात यह है कि वो इन सारी पार्टियों के किसी न किसी किस्म के एजेंडे से बिल्कुल मुतनफ़र है। वो समझता है कि इनका कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग जब एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो वाकई उनका कोई एजेंडा होता नहीं, और वो लोगों को मंजिल दे नहीं पाते, इसलिए लोगों का इन पे एतबार और लोगों के एतबार नहीं रहा। यही वजह है कि इनकी परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से ख़राब रही है। परफॉर्मेंस भी ख़राब रही और तकलीफ दे साल रहा। और या मकबूल जान साहब की राय आपने सुनी। बहरहाल अब ज़रा, क्योंकि हमारे सारे तज्ज़ियाकारों की राय में 2022 जो है वो कोई ज़्यादा अच्छा साल नहीं गुजरा, ख़ास तौर पे माशरे के हवाले से जो है पोलराइजेशन बहुत बड़ी है पाकिस्तानी माशरे के अंदर। तो मेरे ख्याल में जब भी पोलराइजेशन बढ़ती है या माशरे के अंदर जो है वो दुख या तकलीफ ज़्यादा होती है, तो फिर रुख जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ ही किया जाता है, ताकि वहाँ से कोई मुदावा हो सके, वहाँ से कोई ठंडी हवाएँ जो हैं वो चल सकें। तो 2022 कल्चर के हवाले से, एंटरटेनमेंट के हवाले से कैसा साल रहा? मुर्तज़ा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, आप कोई खुशखबरी सुनाएंगे 2022 के हवाले से? जी मंसूर, बहुत शुक्रिया मंसूर। असल में अगर मैं आपको इन दोनों को मिला दूं कि एक ऐसा तजुर्बा हुआ आर्ट के लेवल पे आज से 3-4 साल पहले, और मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, और उस तजुर्बे ने एक आर्टिस्ट ने एक चीज़ प्लान की और उसको आर्ट का एक नमूना बनाया, और वो नमूना जो है वो इस मुल्क की मईशत के ऊपर भी लागू हुआ और उसके रिजल्ट हमें नज़र आए। तो एक आर्टिस्टिक किस्म की एक क्रिएशन हुई, और उस क्रिएशन ने मुझे और आपको आज हम यहाँ बैठे जो पहुँचाया कि 2022 है वो मईशत के लिए भी बहुत बुरा साल रहा, वो आर्ट के लिए भी बहुत बुरा साल रहा, क्योंकि उसमें आर्टिस्ट ने सिर्फ अपनी जो आर्ट था वही बेचने की कोशिश की हमें, और हमें हमारा आर्ट तो अलाउड ही नहीं था, और आपको आपका आर्ट अलाउड नहीं था। तो लिहाजा हमारे लिए ये साल जो है ये मुश्किलात के साथ, उसमें जाहिर सी बात है सैलाब भी था, इस मुल्क की इकॉनमी भी थी, इस मुल्क के साथ जो तजुर्बा किया गया वो भी था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में अगर मैं कहूँ, हो सकता है क्योंकि मैं कामिल हूँ उस मामले में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं बहुत चीज़ों को, तो मेरे ख्याल में ये ऐसा साल था जो 12 महीने नहीं बल्कि 3.5 साल के अरसे पे मुहित था। तो काफ़ी लंबा साल हुआ, और शुक्र अल्लाह का ख़त्म हुआ। अल्लाह करे कि अगला साल बेहतर हो हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, 2022 से रिलेटेड कुछ और भी हमारे सवाल हैं। आखिर हमारे साथ इतना डिस्टिंग्विश पैनल जो है यहाँ पे मौजूद है, कौन कौन सी तल्ख यादें रहीं 2022 की, मतलब जारी बात है वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। खेल के हवाले से 2022 कैसा रहा, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से इस सिलसिले में भी सवाल करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 2022 को हम डिस्कस कर रहे हैं। सियासी एतबार से तो हमने काफ़ी इसको डिस्कस किया, लेकिन जहाँ पे हुकूमत के अंदर एक तब्दीली हमने देखी 2022 के अंदर, वहीं पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी हमने एक तब्दीली देखी है, और रमीज़ राजा साहब की जगह नजम सेठी साहब को जो है PCB चेयरमैन तैनात कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ 2022 क्रिकेट के हवाले से, खेलों के हवाले से कैसा रहा, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से जानते हैं। मिर्ज़ा साहब, काफ़ी तवील आपका एक्सपीरियंस है खेलों को कवर करने का, 2022 को किस तरह असेस करते हैं आप? देखिए मंसूर, अगर 2022 की बात करें तो 2022 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, अगरचे पाकिस्तान फाइनल नहीं जीत सका। एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फिर पाकिस्तान के जो 2 एथलीट थे, अरशद नदीम और उनके अलावा नूर दस्तगीर बट, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। स्क्वाश की कारकर्दगी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। और अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, हॉकी में भी, हॉकी में पाकिस्तान ने अगरचे अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, और 11 साल के तवील अरसे के बाद इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने 3री पोजीशन हासिल की,
लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप देखें 2022 खेलों के लिए पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा साल साबित नहीं हुआ। स्नूकर में हमारे कुछ क्विज ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन ओवरऑल अगर हम कारकर्दगी को देखें तो पाकिस्तान की कारकर्दगी गैर मामूली नहीं रही तो गैर तसल्ली बख्श भी नहीं रही। मैं इस सिलसिले में ज़रा सियासी एतबार से भी मैं ज़रा कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, ये इस साल को अगर कौन सी ज़्यादा आपकी नज़र में तल्ख और शीरीं यादें हैं, दोनों मैं आप चाहूँगा आप ज़रा डिस्कस करें, कौन कौन सी याद रखी जाएंगी? अगर मैं जो एक डायरी लिखनी हो तो वो कौन सी यादें होंगी? इतनी तल्ख हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। गरीब का ज़िंदा रहना मुहाल हो गया है। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में जा रही है। लोअर मिडिल क्लास बिल्कुल गुर्बत की उस लकीर तक पहुंच रही है जिससे नीचे गिरी तो आप कह सकते हैं कि वो ख़त गुर्बत से भी नीचे गिर जाएंगे। कोई खुशी नहीं है मेरे लिए। मैं जब अपनी बात करता हूं तो मैं किसान की बात कर रहा हूं, मज़दूर की बात कर रहा हूं, तालिब इल्म की बात कर रहा हूं, गरीब लोगों की बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका ये मुल्क है लेकिन ये मुल्क उनके पास नहीं है, इसके वसाइल उनके पास नहीं है, इसके फ़ैसले उसके पास नहीं है। मुझे ये तल्ख बातें याद रहती हैं जब ये साल गुजरता है। मैं देखता हूँ कि कोई भी नहीं बात कर रहा मेरी। PDM हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अकेली हो, PTI हो, मेरी कोई बात नहीं कर रहा। मुझे कोई नहीं बता रहा कि मुझे अच्छी गंदम उगाने के लिए कौन सा सीड देंगे। मुझे ये कोई नहीं बता रहा कि मेरे मुल्क में दालें खुद पैदा करने के लिए ये कौन सी चीज़ें चाहते हैं नहीं करनी। मेरे लिए ये है ही नहीं कि जो गरीब आदमी है वो काश्तकारी अपनी कैसे मुकम्मल करेगा, नौजवान को रोज़गार कैसे मिलेगा, वो बाज़ ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। बहुत इंसाफ की बातें होती हैं। मुझे तो मजिस्ट्रेट की अदालत से लेके ऊपर तक इंसाफ गरीब के लिए मिलता हुआ नज़र नहीं आता। मैं ये देखता हूँ यहाँ पे दो किस्म का इंसाफ है। जब कोई जज चाहता है तो वो एक अख्तियार इस्तेमाल करता है, जब वही जज चाहता है तो दूसरा अपना हक इस्तेमाल करता है। तो मेरे लिए तो ये दुख की वजूहत है ना। मैंने पाकिस्तान के अंदर तरक्की को ख़त्म होते देखा है। मैंने पाकिस्तान को देखा है कि पाकिस्तान के हर आने वाला दिन जाने वाले दिन से बुरा है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई और मैं महसूस करता हूँ मेरे पूरे मुल्क में एक मोहल्ला, एक तहसील और एक डिस्ट्रिक्ट नहीं चला सकती वहाँ की हुकूमतें कानून के मुताबिक। तो ये दुख की बातें हैं ना। खुशी मैं कहाँ से लेके आऊँ? मुझे तो खुशी तब होगी जब इसमें कोई बेहतरी होगी। खुशी कहाँ से लेकर आऊँ? मेरे ख्याल में इफ्तिखार साहब ने काफ़ी जो है वो डिस्करेजिंग किस्म के रिमार्क्स पास किए हैं, लेकिन ठीक है, फैक्चुअल है। हकीकत ये है कि कई लोगों के लिए बहुत तल्ख साल ये साबित हुआ। तलत साहब, आप इसको पर्सनली आप किस तरह देखते हैं? मतलब 2022 में जारी बात है देयर मस्ट बी समथिंग गुड आउट ऑफ इट। आपकी शीरीं और तल्ख यादें कौन सी हैं? तल्ख यादें ज़ाती तौर पर तो ज़ाहिर मैं आपको क्या बताऊँ, वो तो किसी और तरफ बात चली जाएगी। लेकिन तल्ख यही है कि हम पाकिस्तान को तजर्बात की गिरफ्त में से नहीं निकाल सके। इमरान खान की हुकूमत का ख़त्म होना ये एक्नॉलेजमेंट था कि हमने एक तजर्बा किया और वो नाकाम हो गया। तो ये बहुत एक तल्ख किस्म की हकीकत है। शीरीं तो कितनी खैर इसमें शीरीनी होगी, ये कहना शुरू कर दिया इस्टेब्लिशमेंट ने कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। अब ये कितनी शीरीं रहेगी 2023 में, ये शीरीनी बाकी रहेगी या नहीं, तो उसका तो मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन यही दो बातें जो हैं तल्ख और शीरीं के ज़ुमरे में आती हैं। उम्मीद पे दुनिया का है। मैं चौई साहब, तलत साहब जो है वो तो न्यूट्रलिटी की बात कर रहे थे, तो वो समझते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो जाहिर बात है वो उसको एक शीरीं याद के तौर पे ही समझा जाएगा। लेकिन आप किस तरह देख रहे हैं सर? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी 2022 के हवाले से तल्ख और शीरीं यादें कौन सी हैं? शीरीं यादें तो जाहिर है कोई नहीं है कि जिस हमें कहें कि ये एक बहुत अच्छा काम हो गया था। तल्ख यादें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे इस साल का आगाज़ ऑडियो और वीडियो से हुआ था, बिल्कुल इसी तरह इसका इख्तिताम भी इंतहाई वाहियात किस्म की ऑडियो से हो रहा है, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। इससे पहले बेशुमार ऐसे टर्न आए पाकिस्तान में जिनको हम बुरा कह सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है वो इंतहाई ख़तरनाक और वाहियात है कि आप सियासत का चेहरा भी मस कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे इंसान जब एक दूसरे को देखे तो उसके आंखों में शर्मिंदगी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान इखलाकी लिहाज से बहुत नीचे चला गया, पाकिस्तान माशी लिहाज से बहुत नीचे चला गया और पाकिस्तान सियासी लिहाज से भी बहुत नीचे चला गया। और सोसाइटी जो इतनी तकसीम हुई है, ये एक ऐसी खौफनाक तल्ख याद है
जो मेरा ख्याल है 2022 के साथ साथ पूरी दुनिया को और स्पेशली पाकिस्तानियों को हमेशा याद रहेगी। जो आपकी नज़र में अखलाकी, मुआशी और सियासी तौर पे जो है वो पाकिस्तान नीचे गया, ये आपकी सबसे तल्ख यादें हैं। साफ़ी साहब, मैंने आपसे जब पहले सवाल किया था तो आपने फिर भी ये कहा कि एक तब्दीली का साल जो है वो साबित होता है, और ये एक आपने एक्चुअली एक अच्छी डेवलपमेंट आपने मेंशन की थी आपने। आप किस तरह देख रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 आपके लिए तल्ख और शीरीं यादें आपकी कौन सी होंगी अगर आप साथ लेके जा रहे हैं तो? तल्ख यादें तो बहुत सारी। एक तो बहुत जो बड़ी तल्ख है याद वो सैलाब का है। फिर कोविड के भी कुछ असरात वो इस साल भी ज़ाहिर रहे। और इसी तरह अगर सियासत की हवाले से बात की जाए तो मेरे ख़्याल में जो सबसे बड़ी तल्ख बात ये थी कि एक तो सियासत और सहाफ़त मज़ीद पोलराइजेशन की शिकार हुई, और फिर सियासत मज़ीद बेतौक़ीर हुई। और फिर सबसे बड़ी एक अफसोसनाक बात ये थी कि जो पाकिस्तान के सलामती के मुहाफ़िज़ इदारे हैं वो उस पे इमरान ख़ान साहब भी इस अंदाज़ में हमलावर हुए कि उनकी हैसियत को मज़ीद मुतनाज़ा किया गया। तो ये तो मेरे ख़्याल में उसकी तल्ख बातें ही उनका गलबा रहा इस साल। कोई शीरीं याद ऐसी नहीं है कि जिसका मैं इजहार कर सकूं। साफ़ी साहब, आपने भी मेरे ख्याल में उसी तरह की बिल्कुल बात की है जिससे पहले इफ्तिखार साहब ये फरमा रहे थे कि ज़्यादा शीरीं यादें लेके 2022 जो है वो इख्तिताम पसीद नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल हम ये इसकी खोज लगाते रहेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ओरिया मकबूल जान साहब और आसमा साहिबा से भी मैं ये सवाल करूँगा, और मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि कोई पॉजिटिविटी ज़रूर हम इनके ख्यालात से निकाल सकें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम सवाल मैंने ये पुट किया था अपने पैनलिस्ट के सामने कि जो 2022 है उससे आप कौन सी तल्ख और शीरीं यादें जो हैं वो अपने साथ लेके जा रहे हैं। आसमा शिराजी साहिबा, मैं आपकी तरफ बड़ा पुरुमीद हो के आपके पास आया हूँ कि काश आप हमें कोई शीरीं यादें ज़रूर बताइएगा। तो सवाल वही है कि आपके लिए कौन सी तल्ख और शीरीं यादें रहीं 2022 में? तल्ख तो बहुत सी हैं 2022 की यादें। जो जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने मीडिया के साथ सलूक किया है, लोगों की ट्रोलिंग हुई है और फिर एक पॉलिटिकल हेजान रहा है। सहाफ़ियों के लिए कमोबेश वैसे ही साल जैसे कि सारे साल होते हैं, ये साल भी इसी तरह का साल रहा। अरशद शरीफ का कत्ल इसके अंदर हुआ है। तो बहुत तल्ख चीज़ें हैं। मईशत और ख़राब हो गई है। सियासत के अंदर रवादारी उस तरह की नज़र नहीं आती। मीडिया के लिए एक जिसे कहना चाहिए एक पेशेंस, एक तहम्मुल, आज़ादी इजहार की गुंजाइश उतनी मौजूद नहीं थी और नहीं अभी भी उतनी नहीं है। एक ब्रीदिंग स्पेस जिसे कहना चाहिए वो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और शीरीं ये है मेरे लिए तो ख़ास करके कि मेरी किताब जो है, जो मेरे पीछे आपको नज़र भी आ रही है, जो पिछले 4 साल की हाइब्रिड रिजीम की दास्तान है, वो किताब की सूरत में आ गई है। और मेरे एतबार से मुझे लगता है कि मैंने पिछले साल में बहुत ग्रो किया है और मेंटली जिसे कहना चाहिए, और कोशिश है कि इल्मी एतबार से भी। तो उस एतबार से बहुत अच्छा साल जो है वो रहा है 2022 भी, अगर ज़ाती कामयाबियाँ देखें। और अगर आप कौमी सूरत हाल देखें, उसके अंदर कामयाबियाँ देखें, तो बस कुछ जिसे कहना चाहिए आगे पीछे तल्ख और शीरीं, खट्टी मीठी यादें 2022 की जो है वो साथ साथ चलती रही हैं और चल रही हैं। तो अच्छा, मजमूई तौर पर अच्छा साल है, यही कहना चाहिए। हर साल अच्छा है और हर साल जो गुजर जाता है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आने वाले साल के लिए जो है वो नई ख्वाहिशात होती हैं। तो मजमूई तौर पर बेहतर साल रहा है ये। मुझे पूरी उम्मीद थी आसमा साहिबा से कि मैं वहाँ से मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी और बिलाखिर वही हुआ। ओरिया मकबूल जान साहब के पास चलते हैं, ज़रा उनका भी तजुर्बा जो है वो कैसा रहा। ओरिया साहब, आप बताइए सर, तल्ख और शीरीं यादें कौन सी रहीं 2022 की? मेरा ख्याल तल्ख याद तो अरशद शरीफ का कत्ल है। देखिए, अरशद शरीफ के अलावा पाकिस्तान में गुज़श्ता 75 साल में बेशुमार सहाफ़ी हैं जो जान से गए, शहीद हुए और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मारे गए। और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी थे कि जो बुनियादी तौर पर अवाम में मकबूल भी थे, लोग उनको पसंद भी करते थे, लेकिन उनके बारे में लोगों के जज्बात इस तरह के नहीं थे। आप हैरान होंगे कि अरशद शरीफ को जिस तरह की पजीराई मिली है
ये ना सलाउद्दीन साहब को मिल सकी, ना उसके अलावा उससे पहले जो साफी बेचारे शहीद हुए उनको मिल सकी, किसी को नहीं मिल सकी। हालांकि वो बहुत बड़े बड़े नाम थे। तो अरशद शरीफ इस मसले में किस्मत का भी धनी था, और दूसरा ये था कि अवाम ने अरशद शरीफ के जनाजे के रूप में अपना गम और गुस्सा निकाला, और शायद ही किसी साफी को आइंदा इतना बड़ा जनाजा जब मुयस्सर आ सके। और जहाँ तक अच्छी याद का ताल्लुक है, वो तो मैं हमेशा यही समझता हूँ कि 10 अप्रैल जो है ये पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट है। 10 अप्रैल में इस कौम ने बताया कि हम जिंदा हैं, हम जागते हैं, हम अपने तौर पे रिएक्ट कर सकते हैं। हमें कोई जलसे में बुलाए या ना बुलाए, हमें कोई जुलूस पे बुलाए या ना बुलाए, हमारे लिए कोई लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स करे या ना करे, हमें कोई झंडा दे या ना दे, हम खुद रिएक्ट करते हैं। और उन्होंने रिएक्ट करके दिखाया। ये ऐसी कौम होती है कि जिसको फिर आप वापस, जैसे कहते हैं बोतल का जिन जो है उसे वापस नहीं डाला जा सकता। उरिया साहब की तो हमने गुफ्तगू सुनी। अब मुर्तज़ा चौधरी साहब, आप किस तरह देखते हैं सर, एंटरटेनमेंट के हवाले से, कल्चर के हवाले से किस तरह याद रखा जाएगा? आपकी शीरें और तल्ख यादें कौन सी होंगी 2022 की? देखिए, तल्ख तो बहुत सारी हैं इस साल से। जिस तरह तजुर्बे का ख़त्म हुआ, जिस तरह इस मुल्क में सैलाब ने तबाहकारियाँ की, तल्ख है, बहुत ज़्यादा तल्ख है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामलात जो आए जो ना इस सियासत का हिस्सा थे, ना हमारे कल्चर का हिस्सा थे। बहुत सारे वीडियोस की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे ऑडियोज़ लीक की बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी, और शीरी की बात करें तो शीरी मेरी और आपकी और हम सब की शीरी एक ही है। मैं अप्रैल वाले वाक़े की बात कर रहा हूँ, वो मेरा ख्याल है शीरी था काफ़ी वो वाक़या। ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, स्पोर्ट्स के हवाले से सर, आपकी ज़ाहिर बात है कवरेज आपने की है, बहुत से स्पोर्टिंग इवेंट्स की, तो आपकी सबसे शीरी और तल्ख यादें कौन सी होंगी 2022 की? देखिए मंसूर, बहुत सारी तल्ख यादें तो हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारा, फिर पाकिस्तान जिस तरीके से एशिया कप में पहुंचा फाइनल में और फाइनल हार गया, तो तल्ख यादें तो हैं। फिर उसके बाद जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई, जिस तरीके से रावलपिंडी टेस्ट की बैटिंग विकेट बनाई गई और उस बैटिंग विकेट पर पाकिस्तान 74 रन से टेस्ट हारा, ये तो तल्ख यादें। और अगर शीरी यादों की मैं बात करूं तो शीरी यादें यही है कि हम फाइनल तक पहुंचे T20 वर्ल्ड कप के, हम एशिया कप के फाइनल तक पहुंचे, और उसके अलावा हमारी हॉकी टीम जो है वो सुल्तान अजलान शाह कप में तीसरी पोजीशन लेने में कामयाब हुई। स्नूकर की अच्छी कारकर्दगी थी। ये शीरी यादें, लेकिन तल्ख यादें और शीरी यादें बराबर बराबर हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपका। नाज़रीन, आपने हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की आरा सुनी कि 2022 उनके ख्याल में किस तरह का साल रहा। यही मोअज़्ज़ज़ मेहमान कल भी हमारे साथ होंगे और उनसे हम पूछेंगे कि नए साल 2023 के हवाले से मुल्क को वो कैसा देखते हैं, उन्हें नए साल से क्या तवक्कुआत हैं और क्या खदशात हैं। हम ये भी जानेंगे कि 2023 में कौन कौन से इक़दामात होने ज़रूरी हैं ताकि मुल्क और कौम की दुरुस्त सिमत का तयन हो सके। 2022 का आखिरी प्रोग्राम आपने देखा। कल 2023 के पहले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा ख्याल ये है कि 2023 2022 से ज़्यादा बुरा होगा। ये आपको ट्रेंड बंद करवाना होगा कि इलेक्शन हारने वाला जो है वो सारे इलेक्शन की धज्जियाँ उड़ाए। फौज और उसके इदारों का जो गैर मामूली मुदाखलत पिछले सालों में रहा, तो वो ये कि फ़ौज और वो भी अपने काम तक महदूद हो जाएं। पावर शुड बी ट्रांसफर्ड टू दी पीपल ऑफ पाकिस्तान। माशी एतबार से पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा अहम साल साबित हो सकता है। सियासी तूफान जो है और उसके साथ साथ माशी तूफान जो है ये बहुत गहरा हो जाएगा। जो असम्बलियाँ हैं उनको अपनी मुद्दत पूरी करनी है तो मुस्तकबिल बेहतर नज़र आएगा और आवाम की फलाह में भी इजाफा होगा। जमहूरियत के सिवा तो कोई रास्ता ही नहीं।